video is from Hillsar English Medium School. Hello students, Standard 9, Subject Science, Chapter 2 is Matter Around a Sphere. This is part 3rd of this lesson. First and second part we are seeing what is matter, the mixture, solution and colloid, different ways of separating the adulterant, that is filtration and distillation, fractional distillation. And this lesson we study further one way of fractional distillation of air. How can we obtain different gases from air? This is also we can do it with fractional distillation, but here somewhat the arrangement is different. Air is a homogeneous mixture. We know the air contains many gases. It is a homogeneous mixture, can just not separate by filtration. Its components by fractional distillation can be done. For that, a flow chart is given where the air is compressed and cooled by increasing pressure and decreasing temperature. हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं एंड कूल करते हैं. सो दैट कैसे करेंगे, कंप्रेस बाय प्रेशर इंक्रीज करते हैं एंड कूल कैसे करेंगे, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करना है. सो दैट इट विल कन्वर्ट एयर टू लिक्विड एयर. Further, this liquid air to form different gases separated. How? Allow this liquid air to warm slowly in fractional distillation column. Slowly we are allowing to warm up. जैसे वो warm होता जाएगा, as per the boiling point of each gases, it get converted into the gases form, and each gases are separated into the different heights. This is how we can separate oxygen, argon and nitrogen. There the different boiling points are given. Oxygen is -183, argon का क्या है -186 and nitrogen is -196. So further the setup of this is given. This whole is explained in one of the video clip. Now just I will show you. So the idea about how this process work will be clear to you. आपने ये ज़रूर देखा या सुना होगा कि जब कोई पेशेंट बहुत बीमार होता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है. हॉस्पिटल्स में आप इस तरह के सिलेंडर में ऑक्सीजन लिखा हुआ पाएंगे. तो इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ होता है. ये जो ऑक्सीजन है ये हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किस तरह से हम ऑक्सीजन को इस सिलेंडर में भरते हैं, कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है. अगर ये सर्कल जो है, अगर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर के सारे गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इसका जो ज़्यादातर भाग है ये नाइट्रोजन है, लगभग 78%. फिर आता है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% इस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. फिर आता है आर्गन लगभग 1%, और ये जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में आता है. अब ये जो गैसेस का मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से इस ऑक्सीजन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी प्रोसेस में नाइट्रोजन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आज के इस वीडियो का हमारा मुद्दा यही है कि हाउ टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. तो इसके लिए सबसे पहले हम उस यूनिट को देख लेते हैं जिस यूनिट में वो काम किया जाता है. अब चलिए एक एक करके इसके हिस्सों को देखते हैं. सबसे पहले आता है फिल्टर. यहाँ से एयर को अब्जॉर्ब किया जाता है, खींचा जाता है, और एयर में जो मॉइस्चर होता है, जो डस्ट होता है, उस डस्ट को ये फिल्टर जो है पार होने नहीं देता है. तो डस्ट को रोक लेता है और मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है. फिर यहाँ से जो एयर है ये आगे बढ़ता है, यहाँ से वो आगे बढ़ता है. अब ये पहुँचता है इस यूनिट में. इस यूनिट में क्या किया जाता है, इसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, उसे इंक्रीज किया जाता है. कंप्रेसर कहा जाता है इसे. प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है. और आपको बता दूं, जब भी गैसेस का प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. प्रेशर जैसे ही बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, तो वो गर्म हो जाता है. अब
यही प्रेशराइज्ड गर्म जो एयर है वो यहाँ से पाइप से पार होता है, कंप्रेस्ड हॉट एयर। अब ये इस चैम्बर में आता है। इस चैम्बर की खास बात ये है कि यहाँ पर वो ठंडा होता है। जो हॉट कंप्रेस्ड एयर था यहाँ पर ये ठंडा होता है। ठंडा होने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे देखिए, यहाँ पर जो पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप से ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से पार किया जाता है। तो ठंडा पानी इस पाइप से पार होता है तो पाइप भी बहुत ठंडा हो जाता है, और ये जो गर्म हवा है जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये हीट लूज़ करता है, और यहाँ पर देखिए पानी उसके कारण थोड़ा सा गर्म हो जाता है और पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो गर्म कंप्रेस्ड एयर था वो इसके कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है। अब वही ठंडा एयर जो है, कोल्ड एयर, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, अभी तक वो कंप्रेस्ड ही है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर अब यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकल के यहाँ पर एक यूनिट में आता है। ये प्रोसेस बहुत बार होता है। तो एक बार एक प्रोसेस के एक हिस्से में वो एक सेपरेटर से पार होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन होता है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में अंदर आते साथ ये जो गैस है, जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, वो एक्सपेंडेड होता है। एक्सपेंशन आप आगे भी पढ़ेंगे एक जगह पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है। इतना सा गैस एक बड़े से एरिया में, बड़े से वॉल्यूम में अगर चला जाए तो छोटे से हिस्से में जो कंप्रेस्ड एयर है वो इस तरह से फैल जाएगा। जैसे ही ये फैलता है वैसे ही इसका टेम्परेचर ड्रॉप करता है। हमने क्या देखा कि अगर इसे कंप्रेस कर दिया जाए, अगर इसे नीचे की तरफ पिस्टन को धकेलते हुए अगर मैं एयर को कंप्रेस कर दूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। वहीं पर अगर मान ले कि पिस्टन को आप ऊपर की तरफ खींचते हैं या फिर इसे अलाउ करते हैं, यहाँ जो भी गैसेस है उसे अगर अलाउ करते हैं कि वो ज़्यादा जगह पे फैल जाए, तो ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन का उल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो यहाँ पर इस सेपरेटर में आते हुए भी इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ता है, ये एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने से ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है, इससे पहले ये ठंडा तो था ही क्योंकि फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इससे पार किया गया था। ये ठंडा था, काफ़ी ठंडा था, नियरली 0 डिग्री सेल्सियस में था। लेकिन एक्सपैंड करके ये ड्रास्टिकली और ठंडा हो जाता है, नियरली -70 -80 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है। यहाँ पर इस सेपरेटर में आता है और उस टेम्परेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाता है और उसी को इस सेपरेटर से यहाँ से अलग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ये जो गैसेस का मिक्सचर है, जो एयर है, जो बचा हुआ एयर है, वो यहाँ से आता है और यहाँ से फिर से वो एक्सपैंड करता है इस जगह पे, एक्सपेंशन जेट। तो यहाँ पर वो फिर से एक्सपैंड करता है, फिर से एक्सपैंड करके ये और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ज़्यादा ठंडा होने से क्या होता है, ये लिक्विफाइड हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे गैसेस होंगे, मेनली ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा और आर्गन होगा, नाइट्रोजन और आर्गन। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ -183 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस और आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ठंडा हो जाता है ये, जब एक्सपेंशन होता है यहाँ पर तो बहुत ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडा होके ये पूरा का पूरा एयर जो है लिक्विफाइड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि नाइट्रोजन और आर्गन इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब अगर इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखा जाए तो क्या होगा, नियरली अगर -184 डिग्री सेल्सियस में इस पूरे सिस्टम को रखा जाए तो क्या होगा। तो देखिए, ऑक्सीजन तो लिक्विड स्टेट में रहेगा लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस स्टेट में रहेगा और वो यहाँ से उसे आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे यहाँ पर होता इन रियलिटी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम रहता है, कुछ इस तरह का कॉलम रहता है। यहाँ आउटलेट रहता है
और ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए होते हैं और यहाँ से एंटर होता है, इस जगह से लिक्विड एयर का एंट्री होता है यहाँ से, और फिर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये तीनों गैसेस स्टेट में पहुंचता है। लेकिन ऑक्सीजन चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ से कंडेंस्ड हो जाता है, थोड़ा ऊपर चढ़ते ही वो कंडेंस्ड हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर गिरने लगता है। लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन जो है बिल्कुल ऊपर, इस पूरे कॉलम के ऊपर चला जाता है और ऊपर से ये इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन और आर्गन को बाहर निकाल दिया जाता है और बचा हुआ रहता है ऑक्सीजन, जिसे कि कलेक्ट कर लिया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के तौर पे इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन को भी कलेक्ट किया जा सकता है, आर्गन को भी अलग से कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ड्राई आइस विच इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह का कुछ यूनिट होता है जहाँ पर कि डिफरेंट गैसेस को, खासकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है एयर से। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे का जो वीडियो है उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय। Now let us move toward the further. Let us purify the copper sulfate from impure sample. When we get a impure sample, how to get a pure copper from that sample. Of copper sulfate by crystallization. The chemicals used for various purposes should be completely free from any type of impurities. Crystallization is an important purification process in which solid crystals are formed from a uniform solution. The different steps involved in the crystallization process are preparation of solution of the impure sample, filtration of the solution, concentration of the filtrate, cooling of the concentrated solution, separation and drying of crystals. Our aim is to prepare crystals of pure copper sulfate from an impure sample. Materials required: crude sample of copper sulfate, dilute sulfuric acid, distilled water, ethyl alcohol, cold water mixture, 250 ml beakers, china dish, glass rod, spatula, funnel, filter paper, measuring jar, test tube, watch glass, evaporating dish, trough, stand with lamp, and sand bath. Procedure: preparation of solution of the impure sample. Take about 30 ml of distilled water in a beaker. To this, add powdered crude sample of copper sulfate using a spatula. Stir the solution gently with the glass rod so that the powder dissolves. Add the powdered sample several times till a little of it remains undissolved in the beaker, even if it is stirred for some time. Now, add about 3 ml of dilute sulfuric acid to the solution using the measuring jar and gently stir the solution to make it clear. This prevents the hydrolysis of copper sulfate. Filtration of the solution. Place a filter paper in the funnel and clamp the funnel to the stand. Place a china dish under the funnel. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid the solution splashing out. Pour the solution into the funnel over the glass rod and collect the filtrate in the china dish. The insoluble impurities are left on the filter paper. Concentration of the filtrate. Heat the china dish in a sand bath till the solution is reduced to about 1/3 of its original volume. To avoid crust formation on the side of the dish, stir the solution continuously with a glass rod.
To know if the solution has reached its crystallization point, remove a drop of the solution at the end of the glass rod and cool it by blowing. The appearance of a crust or tiny crystals on the glass rod shows that the crystallization point has been reached. Now, transfer the hot saturated solution into the evaporating dish. Cooling of the concentrated solution. Place the evaporating dish containing the hot saturated solution in a trough containing water. Cover the dish with the watch glass and allow it to cool slowly for some time. As the solution cools, deep blue crystals of copper sulfate separate and the crystallization will complete after half an hour. Separation and drying of crystals. Decant the mother liquor carefully into a beaker. Wash the crystals 3 or 4 times with a little ethyl alcohol containing a small amount of cold water. Using the spatula, place the crystals on a filter paper which soaks up the solution. Transfer the crystals on another filter paper and dry them by pressing gently between the folds of the filter paper. Now, transfer the crystals into a dry test tube. The crystals of pure copper sulfate are transparent and blue. Precautions. The filtrate should be evaporated slowly by gently heating during concentration. The filtrate should never be heated to dryness. The solution should be cooled slowly without disturbing it. Overheating results in the formation of tiny crystals. As explained in the video, I will read it out this activity. You have to take approximately 5 gram of impure sample of copper sulfate in a china dish. आपको एक china dish में जो कुछ भी sample दिया है ना आपको copper का, that is copper sulfate is one of the compound of copper. We can take that. Then dissolve it in minimum amount of water. थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको dissolve कर देना है. Then after that to filter it through the filter paper से जो मसलिन क्लॉथ नहीं the cellulose paper जो होता है उससे हमें filter out करना है. And after that evaporate the water from the copper sulfate solution as to get the saturated solution. हमें क्या करना है उसे heat देने so that the water present in the copper sulfate will evaporate. Then cover the solution with the filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool down slowly for a day. You will obtain the crystals of the copper sulfate at the china dish. हमें क्या कर मिलेगा? At the bottom of the china you will get the crystals of copper sulfate. This method of crystallization is used to purify the solid. So we got the pure crystals of copper from copper sulfate. For example, the salt we get from the seawater, you can have the impurities in that. And to remove the impurities, we can use the same process of crystallization. The process of crystallization is generally used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. So, crystallization में क्या होता है? We get a pure form of that particular crystal separated from the solution. The crystallization technique is better than the simple evaporation technique as कैसे evaporation से crystal कैसे अलग होता है. Some solids decompose or some sugar may get char on heating to dryness. जब हम evaporate करते हैं तो that time what happens? Sometimes वो जो उसमें जो कुछ भी पानी है वो निकल जाता है. Along with that, if sugar crystallization is done, शुगर जो है वो चार हो सकते हैं, मीन्स कार्बन कोल में ट्रांसफर हो सकती है. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, this contaminate the solid. Now, what are the applications of crystallization? Purification of salt that we get from the seawater. So, one of it is to get the salt from the seawater. दूसरा क्या application है? Separation of crystals of alum फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल. एलम को अगर हम सेपरेट करना है त्रुटि हम उसे बोलते हैं उसे दैट कैन बी डन विद दिस क्रिस्टलाइजेशन. दिस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंसेस. विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, evaporation,
distillation or crystallization, we can get the pure substances from the mixture. With advancement in the technology, many more methods of separation techniques have been devised. There are different machineries are formed so that to get a proper required component from a mixture separated. Hence, it is drinking water supplied from the water works. A flow diagram of a typical water work is given. You can observe here the different tanks are given where the waters are moving: sediment tank, loading tank, filtration tank, and chlorination tank, through which when the water passes, what are the impurities they are removed. In chlorination tank, whatever the bacteria if are there, they are killed up, and this pure water can be supplied through tap in the houses of the cities. So let us stop for the day. The remaining part we'll see in the next part of this lesson. Your homework is to draw whatever the diagrams are given in the covered portion, water purification system, as well as the diagram of separation of air components, and write the process in short. So write a short note on these two processes, and also write about the crystallization note. Take care. Goodbye.